पहला सूरज। वैसे तो मैंने अपने जीवन में बहुत सी यात्राएं की हैं, छोटी यात्राएं और बड़ी यात्राएं। इनमें सबके अनुभव भी अलग अलग हैं। कुछ यादें तो दिल को सुकून देती हैं, तो कुछ रोंगटे खड़े कर देने वाली यात्राएं रही हैं। कुछ यात्राएं ऐसी भी रही हैं जिन्हें याद करके मन रोमांचित हो उठता है। इन सभी यात्राओं में जापान की यात्रा मेरे लिए बहुत यादगार रही है। आज भी जब कभी अपनी जापान यात्रा के बारे में सोचती हूँ तो ऐसा लगता है कि मैं भारत में नहीं बल्कि अब भी जापान में ही हूँ, या भारत में ही जापान का आभास होने लगता है। जापान की यात्रा मेरे लिए इस कारण भी विशेष है क्योंकि इससे पहले जापान की संस्कृति के बारे में मैंने जो भी पढ़ा था, समझा था, उससे यही लगता था कि भारत के बाहर अगर कहीं किसी संस्कृति में भारतीयता की झलक देखनी है तो शायद सबसे पहला नाम जापान का ही आएगा। बहरहाल जब मुझे पता चला कि मेरा जापान जाना निश्चित हो गया है, तब मेरा रोम रोम हर्षित हो गया। एक सप्ताह पहले से ही जापान से संबंधित पुस्तकें मंगवाकर पढ़ना शुरू किया। उसी दौरान मेरे यहाँ एक रिश्तेदार आए थे जो कि कुछ ही दिनों पहले जापान यात्रा से लौटे थे। मैंने उनसे जापान की कुछ खास जगहों के बारे में पूछताछ की ताकि जापान जाने से पहले वहां के दर्शनीय स्थानों की सूची बनाई जा सके। उन्होंने मुझे कई स्थानों के बारे में जानकारी दी, साथ ही एक पुस्तक दी तथा ये कहा कि जाने से पहले यदि मैं इसे पढ़ लूं तो वहां किसी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगले दिन रात 9:10 पर हमें इंदिरा गांधी हवाई अड्डे से टोक्यो के लिए उड़ान भरनी थी। हम घर से जल्दी ही हल्का फुल्का नाश्ता करके करीब 8 बजे हवाई अड्डे पर पहुंच गए। मौसम भी साफ था, इसलिए हवाई जहाज ने ठीक समय पर उड़ान भरी। हमारे रिश्तेदार जो पुस्तक दे गए थे उसे मैंने हवाई यात्रा में ही पढ़ना शुरू किया, क्योंकि उससे पहले तैयारियों में व्यस्त रहने के कारण पुस्तक पढ़ना तो दूर, देखने का भी समय नहीं मिल सका था। गंतव्य पर पहुंचने के बाद भी शायद समय नहीं मिल पाए, इसलिए मुझे लगा कि पुस्तक पढ़ने का सबसे उचित समय यही है। यात्रा का रोमांच भी कुछ ऐसा था कि मुझे नींद नहीं आ रही थी। हमारा जहाज जमीन से लगभग 36,000 फीट की ऊंचाई पर था। मन में बहुत सारे प्रश्न थे, बहुत सारी बातें चल रही थी, पर हर एक के केंद्र में एक ही नाम था, जापान। जिस प्रकार हमारी संस्कृति में सूर्य देव का विशेष स्थान है, उसी प्रकार जापान में भी सूर्य की विशेष महिमा है। जापान की शाब्दिक रचना निप्पोन शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है उगते हुए सूरज की धरती। हमारे शास्त्रों में सूर्य उपासना की अपनी विशेष पद्धति है। आज भी भारत में प्रातःकाल स्नान ध्यान के पश्चात सूर्य देव को अर्घ देने की परंपरा है। जल चढ़ा हम सूर्य देव की पूजा करते हैं कि हमारा दिन अच्छे से बीते। हमारी प्रार्थना इन शब्दों में मुखर होती है, सूर्यो ज्योति परम ब्रह्म, सूर्यो ज्योति जनार्दनम, सूर्यो हरति मम पापम, प्रातः सूर्य नमोस्तुते। अर्थात सूर्य ही परम ब्रह्म है, प्रकाश पुंज है। इसलिए हे सूर्य देव, मेरे पापों को हर, मुझे प्रकाश की ओर ले चलें। जापान की संस्कृति में भी अतीत काल से ही सूर्य की उपासना होती रही है। यहाँ के निवासी अपने को सूर्य की संतान कहते हैं। जापान के पूर्व सम्राट मेइजी की अनेक ऐसी प्रसिद्ध कविताएं हैं जिनमें जापान की आत्मा को सूर्य की ज्योति के रूप में चित्रित किया गया है। यहाँ की धार्मिक परंपरा में भी सूर्य को उपास्य माना गया है। प्रातःकाल उठकर पूर्व की दिशा में मुख कर लोग सूर्य देव के दर्शन करते हैं और उन्हें नमन करते हैं। जिसे यह सौभाग्य मिल जाता है वह खुशी में ताली बजाता है। प्रायः हर जापानी नागरिक इस प्रेरक गीत को गुनगुनाता रहता है, जिसके बोल हैं, हम सूर्य की संतान हैं, हम दिव्य देश के गौरव हैं। ये सच है कि आज जापानी लोगों ने नवीनतम आधुनिक फैशन और रुझान को अपना लिया है, फिर भी अधिकांश जापानी अपनी पुरातन संस्कृति को नहीं भूले हैं। कुछ विद्वत जनों का कहना है कि जापानी संस्कृति चीन की संस्कृति का विस्तार है। जापानी लोगों ने कई विधाओं में चीन की संस्कृति का हूबहू अनुकरण किया है। बौद्ध धर्म यहाँ चीनी तथा कोरियाई भिक्षुओं के माध्यम से पहुंचा।
जापान का सबसे पुराना इतिहास कोजिकी रचनाकाल 711-712 ईस्वी और निहोंशो की रचना पूर्ति 720 ईस्वी नामक 2 कृतियों में सुरक्षित है। तत्पश्चात मायोशु में अनेक जापानी कवियों की रचनाएं संकलित हैं, जो प्राचीन संस्कृति का अच्छा आईना है। ये सब पढ़ते पढ़ते मुझे एहसास हो गया कि भारत और जापान में बहुत समानताएं हैं और ऐसा लगा कि मैं किसी पराये देश नहीं बल्कि अपने ही देश जैसे एक दूसरे देश में जी रही हूँ, जहाँ के शहर, उत्सव, त्योहार, सामाजिक बनावट और संस्कृति बहुत कुछ हमसे मिलती जुलती है। अंतरंगता का ये अंकुर धीरे धीरे मेरे मानस पटल पर जड़ें जमाने लगा। एशिया के पूर्वी किनारे और प्रशांत महासागर पर से उड़ते उड़ते दिन रात में ढल चुका था। ऊपर झिलमिलाते सितारों की दुनिया में खोई मैं आकाश को लगातार निहार रही थी। ऊपर सितारों की मध्यम रोशनी, सामने विशालकाय समुद्र और चारों ओर घनघोर अंधेरा। थोड़ी ही देर में सामने क्षितिज पर रोशनी का सैलाब सा उठता नजर आया। आंखें विस्मय से खुली की खुली रह गईं। कब 8 घंटे बीत गए पता ही नहीं चला। मन में बात उठी, यहां तो सूरज अभी थोड़ी देर पहले ही डूबा होगा, फिर पांव फटने जैसी ये रोशनी कैसी। तभी एयर होस्टेस ने ये घोषणा की कि हमारा जहाज जापान के नरीता हवाई अड्डे पर उतरने वाला है। रोशनी का रहस्य तब खुला जब हम नरीता हवाई अड्डे पर उतरे। समूचा हवाई अड्डा हजारों बल्बों की तेज रोशनी से जगमगा रहा था। लगता ही नहीं था कि रात हो चुकी है। नरीता हवाई अड्डा टोक्यो से 70 किलोमीटर दूर है। कोशिश यह है कि दुनिया के इस सबसे बड़े आबादी वाले महानगर के निवासियों को उड़ते उतरते जेट विमानों के शोर से जहां तक हो सके बचाया जाए। एयरपोर्ट से निकलते ही कारों और टैक्सियों के सुर सुनाई देने लगे। कुछ इराशामा से अभिवादन से स्वागत करते लोग तो कुछ सायोनारा के स्वर में विदाई देती नम आंखें और वेव करते हाथ। स्वागत और विदा के शब्दों की गूंज कानों में पड़ी तो स्पष्ट हो गया कि हमें भी यहीं से टैक्सी लेनी है। हम एक टैक्सी में बैठ गए और सोच रहे थे कि हमें जापानी भाषा तो आती ही नहीं, कैसे काम चलेगा। लेकिन कोई कठिनाई नहीं हुई। आखिर संकेतों की भाषा अपनी भाषा है। होटल का नाम पता कागज पर लिख रखा था, सो टैक्सी वाले को पकड़ा दिया। जिस होटल में हमने बुकिंग कराई थी वह एयरपोर्ट से काफी दूर था। रास्ते भर हम सड़कों के सुंदर रखरखाव से अचंभित होते रहे। न कहीं कोई गंदगी थी न गड्ढे। मोटरसाइकिलें, गाड़ियां सभी आबाद गति से दौड़ती चली जा रही थी। कहीं पुलों, कहीं फ्लाईओवरों के ऊपर दौड़ती हुई और कहीं टनलें पार करती हुई चौड़ी साफ सुथरी सड़कों पर किनारे खड़े हरे भरे वृक्ष सड़कों की शोभा पर 4 चांद लगा रहे थे। हमने पाया कि हवाई अड्डा ही नहीं, यहां तो जैसे हर जगह हर चीज ही जगमगा रही थी। नरीता हवाई अड्डे से टोक्यो शहर पहुंचने का सबसे बढ़िया साधन स्काईलाइनर एक्सप्रेसवे है। आरामदेह बसें और टैक्सियां 24 घंटे सेवा देने के लिए उपलब्ध हैं। टोक्यो तक के कुल 1-1.25 घंटे के सफर में ही हमें यह बोध होने लगा था कि जापान की सड़क और यातायात व्यवस्था सचमुच कितनी सुंदर और सुनियोजित है।